हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में। आज हम बात करेंगे चक्रवात और चक्रवात के प्रकार। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए काफी यूजफुल ये क्लास होगी। एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें और पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ दो प्रकार के मुद्दे आज हमारे, एक तो चक्रवात और एक उसके प्रकार। तो चक्रवात के प्रकार में पहला कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं कि वे वायुमंडलीय विक्षोभ, वे वायुमंडलीय विक्षोभ जिनके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है, जिनके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है तथा केंद्र से बाहर मतलब परिधि। केंद्र से बाहर का मतलब क्या है? परिधि। केंद्र से बाहर उच्च वायु दाब होता है, उच्च वायु दाब होता है। तो चक्रवात की क्या विशेषता है कि वो वायुमंडलीय विक्षोभ राशियां जिनके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है और बाहर मतलब परिधि की ओर उच्च वायु दाब होता है, उन्हें हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की एक विशेषता है केंद्र में निम्न वायु दाब, केंद्र में निम्न वायु दाब होने के कारण, केंद्र में निम्न वायु दाब होने के कारण चारों ओर वायु राशियां गोलाकार रूप से गतिशील होती है। चारों ओर वायु राशियां गोलाकार रूप से गतिशील होती है। किसके कारण? केंद्र में निम्न वायु दाब होने के कारण। अब इस चक्रवात जो है, इस पर एक नियम काम करता है जिसको बोलते हैं फेरेल के नियम के अनुसार। जो फेरेल है, इन्होंने चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों की डायरेक्शन बताने से संबंधित एक नियम दिया था। तो फेरेल के नियम के अनुसार अगर हम चक्रवात की दिशा देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में अलग अलग होगी। तो फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के। तो अगर पूछा जाए कि चक्रवात की दिशाएं क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी के विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज। अब चक्रवात के बारे में हमने 2-3 कंडीशन देखी कि इसमें केंद्र में निम्न वायु दाब होता है और इसके चारों ओर वायु राशियां गोलाकार होती है। फेरेल का नियम इस पर काम करता है। तो चक्रवात रियल में है क्या, कैसे बनता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इससे संबंधित एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने यह बताया था कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कौन है वो देखते हैं। फिट्जरॉय द्वारा बताया गया कि जब दो
जब दो अलग अलग वायु राशियों का मिलन होता है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था फिट्जरॉय। क्या था? फिट्जरॉय ने बताया कि जब दो अलग अलग वायु राशियों का मिलन होता है तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अब दो अलग अलग वायु राशियों में एक उष्ण होती है और एक शीतल होती है। जब उष्ण वायु राशियां शीतल वायु राशियों में प्रवेश करती है तो उष्ण वायु राशियां हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और वहां पर क्या बन जाता है? निम्न वायु दाब बन जाता है। और निम्न वायु दाब बढ़ने के कारण तेजी से चारों ओर से वायु राशियां वहां उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने के कारण मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इसके कारण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है इसके बारे में फिट्जरॉय ने बताया। कितनी राशियां होनी चाहिए? 2 वायु राशियां, जिसमें से एक है उष्ण वायु राशि और एक है शीतल वायु राशि। जब दोनों का मिलन होता है, 2 वायु राशियां हैं, एक उष्ण वायु राशियां और एक शीतल वायु राशि। उष्ण वायु राशियां जब शीतल वायु राशियां में प्रवेश करती है तो उष्ण वायु राशि हल्की होती है और हल्की होने के कारण क्या करती है? ऊपर उठती है। तो यहां पर क्या बन जाता है? निम्न वायु दाब बन जाता है। अब जहां पे निम्न वायु दाब बन जाता है तो चारों ओर से शीतल वायु राशियां बहुत तेज गति से उस निम्न वायु दाब की ओर आती है और आने के कारण, अब शीतल है तो आपको पता है उसके अंदर क्या है? शीतल है तो बारिश लेके आएगी। उष्ण वायु राशियां जहां मिली वहां निम्न वायु दाब के अंदर बना। निम्न वायु दाब के अंदर बढ़ने के कारण चारों ओर से तेजी से शीतल वायु राशियां आती है और शीतल वायु राशियां जैसे ही निम्न वायु दाब के अंदर की तरफ पहुंचती है तो वहीं से चक्रवात की क्या हो जाती है? उत्पत्ति, और वर्षा क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। चक्रवात की एक सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो चक्रवात की सबसे अच्छी विशेषता है कि चक्रवात में मेघ और वर्षा चक्रवात का एक विशिष्ट गुण है। मेघ व वर्षा चक्रवात का विशिष्ट गुण है। तो ये तो बात थी भैया चक्रवात क्या होता है, चक्रवात पर कौन सा रूल फॉलो होता है, उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है, इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, सर्वप्रथम इसमें किस भूगोलवेत्ता ने अपना योगदान दिया, ये बात हमने की है चक्रवात। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चक्रवात के प्रकार। तो स्क्रीन पे देखें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चक्रवात के प्रकार। तो 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, एक होता है शीतोष्ण चक्रवात और एक होता है उष्ण चक्रवात। तो पहला दोनों में क्या डिफरेंस है साथ में लेकर चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाए। शीतोष्ण चक्रवात जो है वो जल व थल दोनों पर आता है। शीतोष्ण चक्रवात जल व थल दोनों पर आता है। अगर इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी इसको बोलते हैं या उष्ण चक्रवात मतलब लेके, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो केवल जल पर आता है, केवल जल पर आता है। अब अगर इसकी बात करें कि दोनों चक्रवात की भैया पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, तो शीतोष्ण चक्रवात जो है वो आता है हमारा 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य, जिसको
35 से 65 के बीच में जो अक्षांश होती है उसको शीतोष्ण अक्षांश भी बोलते हैं और मध्य अक्षांशीय भी बोलते हैं। तो इन अक्षांशों के बीच में आता है। जबकि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो अयन व्रतों के मध्य आता है। अयन व्रत, तो अयन व्रत का मतलब क्या है? अयन व्रत का मतलब है जो हमारी दोनों रेखाएं, अयन व्रत का मतलब कर्क रेखा व मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो चक्रवात आता है उसका नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अयन वर्तों के बीच में। अब अगर बात करें शीतोष्ण चक्रवात की, तो शीतोष्ण चक्रवात की जो गति है, स्पीड है, शीतोष्ण चक्रवात की स्पीड की बात करें तो यह होता है 25 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। 25 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या उससे भी ज्यादा का रफ्तार का हो सकता है। शीतोष्ण चक्रवात जो है इसके लिए वो बड़े एरिया पर आता है, बहुत सारे वर्ग क्षेत्र पर आ सकता है। शीतोष्ण चक्रवात के अंदर जो क्षेत्र होता है विशाल क्षेत्र पे आता है। विशाल क्षेत्र मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा क्षेत्र चाहिए, बहुत ज्यादा क्षेत्र पर आता है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो कम क्षेत्रफल पर आता है, कम क्षेत्रफल पर। मतलब इसके लिए सीमित एरिया चाहिए, इसके लिए वाइड एरिया चाहिए, विशाल एरिया चाहिए, और इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए सीमित क्षेत्र चाहिए। कैसा? सीमित क्षेत्र। अब बात करें शीतोष्ण चक्रवात की, तो शीतोष्ण चक्रवात के अंदर 2 वात ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 2 वात ग्रह होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात के अंदर 2 वात ग्रह होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंदर वात ग्रह अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। शीतोष्ण चक्रवात की डायरेक्शन की बात करें तो शीतोष्ण चक्रवात आपको पता है 35 से 65 के बीच में आता है, और जब हम इनकी बात करते हैं 35 से 65 तो वहां पर एक हवाएं सामान्य जो स्थानीय हवा है जिसका नाम पछुआ हवा, पछुआ हवा के कारण इस शीतोष्ण चक्रवात की डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की होती है। इसके कारण पछुआ पवनों के कारण इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है? पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कौन सी हवाएं होती है? व्यापारिक पवनों के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण इसकी जो डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, पूर्व से पश्चिम की होती है। पछुआ पवनों के कारण शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्व, व्यापारिक पवनों के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। शीतोष्ण चक्रवात के अंदर जो बारिश होती है वो कम होती है, जो वर्षा होगी वर्षा कम होती है, और इसकी स्पीड जो है वो क्या होती है? धीमी होती है, धीमी गति से होती है और कम होती है। और जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंदर वर्षा जो होती है वो मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, और क्या होती है? तीव्र होती है, तीव्र गति से होती है। ठीक है, तीव्र गति से होती है। तो ये कुछ अगर बात करें शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात के मध्य में कोई बिंदु नहीं होता, कोई बिंदु नहीं होता, मध्य के अंदर कोई भी बिंदु नहीं होता। तो ये शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंदर डिफरेंस है कि कहां होते हैं, और इनमें इसकी अगर आकृति भी देखें
और इसके अंदर होता है, इसमें हाँ हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात की जो आकृति है, शीतोष्ण चक्रवात की आकृति वी आकार की होती है। ऐसी होती है, वी आकार की होती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है, कोई डाउट? तो आज ये हमने देखा कि शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या डिफरेंस है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अगर आप याद कर लेंगे एक बार, तो किसी भी एग्जाम में आप मात खाने वाले नहीं। अब एक छोटा सा और है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के 2-3 प्रकार है, वो कई बार एग्जामों में हमसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम एक छोटे से टॉपिक की ओर आगे और बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी हमने दोनों में डिफरेंस देखा था। कुछ नाम है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते, और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि इस क्वेश्चन को ही पता नहीं है मैं कितनी बार रिपीट हो चुका हूं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में एक तो नाम आता है टाइफून। टाइफून का संबंध किससे है भैया? टाइफून का संबंध, तो टाइफून जो उत्पत्ति होती है वो होती है फिलीपाइंस, फिलीपाइन या फिलीपीन भी बोलते हैं इसको, फिलीपाइन द्वीप समूह से। टाइफून जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और ये इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? फिलीपाइन द्वीप समूह से। उसके बाद ये क्या करता है? चीन के तट पर आता है, चीन के तट पर आता है। अब इसकी अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि टाइफून की डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी, बता सकते हैं तो कमेंट में लिखें। टाइफून की जो डायरेक्शन होगी भैया, टाइफून कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय। और अभी हमने क्या देखा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा व्यापारिक पवनों के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो टाइफून की दिशा भी क्या होगी? पूर्व से पश्चिम। अब टाइफून आता कब है? तो टाइफून आता है जून से अक्टूबर के बीच में, जून से अक्टूबर के बीच। लो, टाइफून के बारे में इससे कुछ भी बार नहीं। टाइफून में यही पूछा जाता, टाइफून का संबंध कहां से? फिलीपाइन तट से। फिलीपाइन तट से कौन से तट पर जाकर समाप्त होता है? चीन के तट, चीन के तट। डायरेक्शन क्या? पूर्व से पश्चिम। और कब आता है? जून से अक्टूबर के बीच। दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है हैरिकेन। हैरिकेन, हैरिकेन कहां आता है? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी व मैक्सिको की खाड़ी व साइबेरिया, मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन तट, सॉरी साइबेरिया नहीं, कैरिबियन तट, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन तट, मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन तट, कैरिबियन तट पर आता है। इसकी दिशा भी क्या है? पूर्व से पश्चिम। अरे भैया, कभी भी पूछ लिया जाए आपसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोई भी है, उसकी डायरेक्शन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसकी डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम ही होगी। कोई भी, चाहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, चाहे वो टाइफून है, चाहे हैरिकेन है, चाहे टोरेडो है, कोई भी है। ये कब आता है? ये कब आता है? ये आता है अगस्त से अक्टूबर के बीच, अगस्त से अक्टूबर के बीच, ठीक है ना। और प्रचंड हवाओं के साथ आता है, मतलब विनाशकारी भी है। प्रचंड हवाओं के साथ इसकी क्या होता है? प्रवेश होता है। उसके बाद एक नाम आता है टोरेंडो, टोर्नेडो, टोर्नेडो चक्रवात।
अब ये टोर्नेडो चक्रवात का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा चक्रवात है जो उष्ण और आर्द्र दोनों है। उष्ण और आर्द्र दोनों कौन सा है? टोर्नेडो। ये चक्रवात उष्ण व आर्द्र चक्रवात है। पूछा जाता है सबसे, टोर्नेडो के बारे में पूछा जाता है कि सबसे छोटा चक्रवात कौन सा है। तो सबसे छोटा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी टोर्नेडो है। सबसे छोटा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सबसे छोटा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कौन सा है? टोर्नेडो है। और सबसे विनाशकारी चक्रवात कौन सा है? सबसे विनाशकारी चक्रवात, तो सबसे विनाशकारी चक्रवात भी टोर्नेडो है। सबसे विनाशकारी भी कौन सा है? टोर्नेडो है। कहा जाता है कि टोर्नेडो की जो गति है वो 20 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। टोर्नेडो की गति जो है 20 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं। और इसके आगे बढ़ने की रफ्तार, टोर्नेडो की आगे बढ़ने की रफ्तार जो है 32 से 64 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये आगे बढ़ता है। एक छोटा सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात और है जिसका नाम कई जगह विल्ली लिखा जाता है, कई जगह विलीज लिखा जाता है। इसका संबंध है कहां से? ऑस्ट्रेलिया के